अंतर है प्रगामी तरंगे और अप्रगामी तरंगे। तो जब अंतर होता है तो कई प्रश्नों का जवाब होता है। मतलब आपसे प्रगामी तरंग पूछे तब भी इसी से बन जाएगा, अप्रगामी तरंग पूछे तब भी इसी से बन जाएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछे तब भी इससे बन जाएगा। तो अंतर को तो बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक। और इसके नाम में ही है, प्रगामी तरंग है, अप्रगामी। गामी का मतलब होता है चलना, तो जो आगे बढ़ती रहती हैं, चलती रहती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रगामी तरंगें। और जो नहीं बढ़ती हैं, एक सीमा में बंद रहती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रगामी तरंगें। तो यहाँ पर प्रगामी तरंगें क्या कहला गई, जो तरंगें नियत वेग से आगे बढ़ती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रगामी तरंग, ठीक है। और यहाँ पर अप्रगामी तरंगें क्या कहलाएंगी, जो तरंगें तरंगें दो सीमाओं के बीच बद्ध होती हैं, बद्ध का मतलब बंधी होती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अप्रगामी तरंगें। परिभाषा दोनों की याद हो गई। तो जो तरंगें नियत वेग से आगे बढ़ती रहेंगी उसे हम क्या कहेंगे, प्रगामी तरंगें। और जो तरंगें, ठीक है, कभी कभी यही भर पूछ देता कि प्रगामी तरंग किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं। तो जो आगे के अंतर है ना, वो इसकी विशेषता में आ जाएंगे, है ना। तो यहां पर देखें, ये क्या करेंगी, ये तरंगें ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। अब ये तो आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, तो ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहां पर जो है, जो कण होता है, जो दोलन करता है, तभी तो तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो जो दोलन करने वाले कण होते हैं, माध्य स्थिति से एक बार गुजरता है और वो दो बार गुजरता है, क्योंकि जैसे मान लो यहां से ऐसे ऐसे गया और पीछे से लौट करके आया, तो माध्य स्थिति से कितनी बार गुजरेगा, दो बार, एक जाते समय और एक लौटते समय। यहां पर सिर्फ क्या होगा, माध्य स्थिति से एक बार। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये कंपन करने वाले कण, कंपन करने वाले कण माध्य स्थिति से एक बार गुजरते हैं, ठीक है। और ये पूरी लाइन रहेगी, इससे कितनी बार गुजरते हैं, दो बार गुजरते हैं, ठीक है। यहां पर मैं पहले चित्र बना दूं तो फिर आकी चीजें समझ में आएगी। यदि मुझे प्रगामी तरंग को दर्शाना है तो प्रगामी तरंग को इस तरह से दर्शा सकते हैं, देख लेते हैं, ये है ना, ये आगे की ओर बढ़ रही है, ये इस तरह से, ये यहां पर क्या लिखते हैं, समय, और यहां पर क्या लिखते हैं, विस्थापन, x हो गया, ठीक है। और यदि मुझे अप्रगामी दर्शाना हो तो इसको देख सकते हैं, अप्रगामी को कैसे दर्शाएंगे। यहां पर देख लो, एक तरंग तो ऐसे ऐसे जा रही है, ये, ठीक है, और ये यहां भी ये बंधी हुई है, इसके आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो यहां से फिर क्या होगी, लौट के आएगी। तो जब लौट के आएगी तो इस तरह से ये कौन सी तरंग बन गई, अप्रगामी। इसकी दो सीमा हो गई, इधर भी बंधा हुआ है, इधर भी बंधा हुआ है, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, तो यहां से जाती है तरंग, टकरा करके फिर लौट कर चली आती है। तो इसी तरह से यहां पर जो माध्य स्थिति होती है, माध्य स्थिति से कण कितनी बार गुजरा, दो बार गुजरा, इसमें कितनी बार गुजरा, एक बार गुजरा, ठीक है। इसका जो अधिकतम आयाम होता है, अधिकतम आयाम, तो या तो हम इसको संपीड़न कहते हैं, यदि अनुदैर्ध्य तरंग है तो हम क्या बोलेंगे, संपीड़न, और यदि अनुप्रस्थ तरंग है तो हम क्या बोलेंगे, स्रंग, ठीक है। तो इसके अधिकतम आयाम धनात्मक दिशा का, है ना, धनात्मक दिशा का अधिकतम आयाम क्या कहलाएगा, या तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्रंग, या फिर हम क्या बोलते हैं, संपीड़न। और ऋणात्मक दिशा का क्या कहलाएगा, है ना, गर्त कहते हैं, ठीक, या फिर क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं। क्लियर हो गया। यहां पर देख लेते हैं कि जो यहां पर अधिकतम आयाम होता है, ये
और न्यूनतम आयाम यहां पर माना जाता है ये। ठीक है, तो अधिकतम आयाम को बोला जाता है प्रस्पंद। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीनोड। ठीक, और जो न्यूनतम आयाम होता है जो यहाँ वाला, ये प्रस्पंद हो गया, और ये जो होता है ये क्या होता है, निस्पंद होता है। न्यूनतम आयाम को क्या बोलेंगे, निस्पंद बोलेंगे। समझ में आ गया? तो इस तरह से यहाँ पर स्रंग गर्त बनेगा या संपीड़न विरलन बनेगा, जबकि उसमें क्या बनता है, प्रस्पंद और निस्पंद बनता है। ठीक है, इसके साथ अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, तो अगले पेज में मैं चला जाता हूं। ये अब थोड़ा सा हमको ये भी देखना है कि जैसे वहां पर पीछे वाले हिस्से में चलें, अब ये चित्र बना हुआ है, तो ये कहलाया स्रंग और ये भी क्या कहलाया, स्रंग। माने यहां से स्रंग स्रंग की दूरी, या कह सकते हो कि ये गर्त कहलाया, तो गर्त से गर्त की दूरी है ना, को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। ठीक, ऐसा बोल सकते हो कि दो स्रंगों के बीच, क्रमागत स्रंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यहां दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या दो संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या दो विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो यहां स्रंग से स्रंग, गर्त से गर्त, या संपीड़न से संपीड़न, या विरलन से विरलन की जो दूरी होती है वो तरंग दैर्ध्य के क्या होती है, बराबर होती है। यहां पर देख लेते हैं, यहां पर ये प्रस्पंद आया है ना, तो यदि मैं इस तरंग को देखूं तो यहां तक आएगी ना तरंग दैर्ध्य, लेकिन ये आधे में आया, तो माने प्रस्पंद से प्रस्पंद के बीच की दूरी जो होती है वो तरंग दैर्ध्य की आधी होती है। जैसे निस्पंद है, यहां है, ये कैसी तरंग आई, पूरी आई क्या, नीचे का हिस्सा भर आया, लेकिन यहां भी निस्पंद है, यहां भी निस्पंद है, तो निस्पंद के बीच की दूरी क्या हो गई, तरंग दैर्ध्य की आधी। इसी तरह से प्रस्पंद और प्रस्पंद के बीच की दूरी क्या हो गई, आधी। और प्रस्पंद और निस्पंद के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, उसको अभी भी देखते हैं, पहले इसका लिख लेते हैं। तो स्रंग स्रंग के बीच की दूरी, गर्त गर्त के बीच की दूरी, या संपीड़न विरलन के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। प्रस्पंद और निस्पंद के बीच की दूरी क्या होती, तरंग दैर्ध्य की आधी होती है। तो यही पॉइंट हम जो है अगले वाले में लिखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा यार, स्रंग स्रंग, या फिर क्या कर सकते हो, गर्त गर्त, फिर ये क्या कर सकते हो, संपीड़न संपीड़न। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, विरलन, और क्या हो गया, विरलन के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य के बराबर होती। ठीक है, क्लियर हो गया। और उसमें क्या हो रहा है, यदि हम प्रस्पंद से क्या देख लें, प्रस्पंद, या फिर निस्पंद से लेकर के क्या देख लें, निस्पंद तक की दूरी, तो ये तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, आधी होती है। और ये खाली स्थान में भरने के लिए भी आ जाता है कि प्रस्पंद से प्रस्पंद तक की दूरी कितनी होती है, तो वो तरंग दैर्ध्य की क्या हो गई, आधी हो गई। ठीक है, अब फिर इसके पीछे वाले हिस्से में हम फिर चले जाते हैं, यहां देख लेते हैं। अब देखो, एक जो है समझना, ये क्या था, स्रंग, और ये क्या है, गर्त। तो स्रंग से गर्त के बीच की दूरी, ये लैम्डा बाई आधा, भाई यहां से यहां तक पूरी तरंग है, यहां से यहां तक लेंगे तो क्या हो जाएगी, आधी। तो अभी मैं बोल रहा हूं, पहले बोला स्रंग से स्रंग तक, तो तरंग दैर्ध्य के बराबर। अब स्रंग से कहां तक पूछ रहा हूं, गर्त तक, तो स्रंग से गर्त तक की दूरी क्या हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य की आधी। अब यहां पर मैं पूछूं प्रस्पंद और निस्पंद, तो आधा का भी आधा, पहले तो प्रस्पंद क्या था, आधा, उसका भी आधा हो गया, तो लैम्डा वाई क्या हो जाएगा, 4, 1/4 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या बोल सकते हो, हाँ, स्रंग और गर्त, या कह सकते हो संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य की आधी होती है, और इसमें प्रस्पंद और निस्पंद की बैच की दूरी तरंग दैर्ध्य की 1/4 गुना होती है। क्लियर हो गया? हाँ हाँ, तो उसकी आधी की आधी लिखोगे, वही है 1/4 गुना। तो यहां पर क्या मैं लिख रहा हूं, स्रंग से गर्त, और क्या
संपीड़न से विरलन के बीच की दूरी क्या होती है? हाँ, या कह सकते हैं लैम्डा बाई 2 होती है, सीधे ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब वही है, तरंग दैर्ध्य का क्या होता है? आधा। और यहां पर क्या क्या हम ले लेंगे अब? प्रस्पंद, और उसके साथ में क्या होगा? निस्पंद के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? लैम्डा बाई 4 होती। जैसे इसको ऐसे लिखना है तो स्रंग स्रंग, गर्त गर्त, संपीड़न संपीड़न, विरलन विरलन के बीच की दूरी लैम्डा होती है, लैम्डा लिख सकते हो। तरंग दैर्ध्य नहीं लिखना तो क्या लिख सकते हो? लैम्डा। और यहाँ पर प्रस्पंद प्रस्पंद, निस्पंद निस्पंद के तरंग दैर्ध्य के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 होती है, ऐसा लिख सकते हैं। उतना ही बात, क्लियर हो गया। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ऑप्शन दे देगा, प्रस्पंद निस्पंद के बीच की दूरी खाली स्थान होती है, एक लिख दे लैम्डा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 3, लैम्डा बाई 4, है ना। तो चित्र बनाना समझ लेना, देख लेना कैसे कैसे होता है। तो जब सेम सेम ना हो, प्रस्पंद और प्रस्पंद नाम हो तो लैम्डा बाई 2, और प्रस्पंद के साथ क्या हो? निस्पंद, या निस्पंद के साथ प्रस्पंद हो, अलग अलग हो, तो क्या हो जाएगा? उसका भी आधा, लैम्डा बाई 4। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यदि हम परिणामी विस्थापन की बात करें तो यदि ग्राफ तो पीछे बना दिया हूं, तो ग्राफ में देखना परिणामी विस्थापन। परिणामी विस्थापन माने दोनों को मिलाकर के विस्थापन। यहां क्या हो जाएगा? शून्य। इधर से गया प्लस में और उधर से जा रहा है किसमें? माइनस में। तो मान लो प्लस ऊपर 4 गया, नीचे प्लस माइनस 4 जाएगा, तो दोनों का विस्थापन कितना हो गया? शून्य। तो इसका परिणामी विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है, और इसमें शून्य नहीं होता है। तो यहां पर लिख सकते हो कि परिणामी, हाँ, शून्य नहीं होता, और इसी चीज को लिख देंगे शून्य होता है।